बेहद रोमांचक अध्ययन सत्र में सबका स्वागत है। आज का विषय सच में बहुत खास है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत और शानदार नोट्स का स्टैक है, वो किसी विज्ञान कथा से कम नहीं लगता, लेकिन ये पूरी तरह से हकीकत है। आज हम विकासावधि जीव विज्ञान यानी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर एक बहुत गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और हमारा उद्देश्य ये समझना है कि ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे और हम इंसान आज जिस रूप में हैं, वहां तक कैसे पहुंचे। सही कहा। इस सफर को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हमारी विशेषज्ञ मौजूद है। तो क्या हम इस भारी भरकम विज्ञान को कहानियों की तरह समझने के लिए तैयार हैं? एकदम तैयार। इवोल्यूशन सिर्फ कोई पुरानी किताब का चैप्टर नहीं है, ये एक बहुत ही जीवंत प्रक्रिया है। इसे हम बिना किसी को अभिभूत किए बहुत ही आसान और ज्ञानवर्धक तरीके से समझेंगे। तो चलिए अब पहली स्लाइड पर नजर डालते हैं। ध्यान दीजिए, इस स्लाइड में एक बहुत ही शानदार 3D विजुअल है, जहां एक गर्म पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है और उसमें ज्वालामुखी फटते हुए और विशाल महासागर बनते हुए दिखाई दे रहे। बिल्कुल। हमारे नोट्स स्पष्ट करते हैं कि कम विकसित जीवों से अधिक विकसित जीवों में बदलने की ये निरंतर और धीमी प्रक्रिया ही विकास है। ब्रह्मांड कोई आजकल में नहीं बना, ये करीब 200 बिलियन वर्ष पहले बना था। 200 अरब साल पहले। हाँ, और शुरुआती पृथ्वी में कोई वायुमंडल नहीं था। जब ये आग का गोला ठंडी होने लगी, तब जाकर जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसी गैसें बनी। एकदम सही। फिर सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों ने यानी यूवी रेज ने पानी को तोड़ा, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हुए। धीरे धीरे ओजोन परत बनी और बारिश से महासागर बने। पृथ्वी बनने के 50 करोड़ साल बाद जीवन शुरू हुआ। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दिमाग में आता है। सर, अगर शुरुआत में ऑक्सीजन गैस स्वतंत्र रूप से मौजूद ही नहीं थी, तो पानी और ओजोन कैसे बने? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। दरअसल पानी जलवाष्प के रूप में पृथ्वी के अंदर से बाहर आया था। जब सूर्य की पराबैंगनी किरणों ने उस जलवाष्प पर प्रहार किया, तो उसने पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया। अच्छा, तो वो मुक्त हुई ऑक्सीजन ही बाद में ओजोन में बदल गई? बिल्कुल वही हुआ। और जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ एक अलर्ट है। प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद गैसों का क्रम जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और ये ओजोन परत बनने की प्रक्रिया परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे तो बिल्कुल रट लेना चाहिए। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में। हाँ, भाग 1। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प 3D विजुअल है, जिसमें लुई पास्चर का एस आकार की गर्दन वाला हंस ग्रीवा फ्लास्क यानी स्वान नेक फ्लास्क बर्नर पर उबलता हुआ दिख रहा है। जीवन लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। सही बात है। और इसके 2 मुख्य सिद्धांत यहाँ दिए हैं। पहला है स्पोर सिद्धांत, जिसे पैनस्पर्मिया भी कहते हैं। इसके अनुसार ब्रह्मांड से स्पोर नामक कॉस्मिक कण पृथ्वी पर आए और जीवन शुरू हुआ। और दूसरा सिद्धांत तो बहुत ही अजीब था, स्वतः जनन सिद्धांत। हाँ, जरा सोचिए, लोग मानते थे कि सड़े गले पदार्थों जैसे गंदे कपड़े या सड़ी रोटी से चूहे या मक्खियां अपने आप पैदा हो जाते हैं। ये आज सुनने में मजाकिया लगता है। बिल्कुल। इसी भ्रांति को लुई पास्चर ने तोड़ा। उन्होंने मृत यीस्ट और उस एस आकार के फ्लास्क का प्रयोग करके इस स्वतः जनन सिद्धांत को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। पास्चर का प्रयोग तो शानदार था, लेकिन मेरा एक सवाल है, पास्चर ने अपने प्रयोग में फ्लास्क की गर्दन को खास एस आकार ही क्यों दिया? वो सीधी भी तो हो सकती थी। बहुत ही बढ़िया सवाल है। एस आकार देने का कारण ये था कि वो घुमावदार रास्ता ताज़ी हवा को तो फ्लास्क के अंदर आने देता था, लेकिन हवा में मौजूद सूक्ष्म जीवों और धूल के कणों को उस घुमाव में ही रोक लेता था। मतलब हवा अंदर गई पर कोई जीवन पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल, जिससे साबित हो गया कि जीवन अपने आप निर्जीव चीजों से पैदा नहीं होता। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट भी है। लुई पास्चर का हंस ग्रीवा फ्लास्क प्रयोग, जिसने स्वतः जनन को गलत साबित किया, इस सीधा परीक्षा का सवाल बनता है। इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। ओपेरन, हेल्डेन और मिलर का सिद्धांत। हाँ, यहाँ 3D में मिलर का ऐतिहासिक स्पार्क डिस्चार्ज उपकरण दिख रहा है। इसमें कृत्रिम बिजली कड़कती हुई और इलेक्ट्रोड चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्रयोग तो विज्ञान की दुनिया में मील का पत्थर है। एकदम। ओपेरन हेल्डेन का सिद्धांत ये था कि महासागर में अवायवीय यानी एनारोबिक जीवन का आरंभ हुआ, क्योंकि तब ऑक्सीजन नहीं थी, तापमान बहुत ज्यादा था और ज्वालामुखी फट रहे थे। और इसी बात को साबित करने के लिए एस एल मिलर ने
1953 में अपना प्रयोग किया। बिल्कुल। मिलर ने एक फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ पानी की भाप को 800 डिग्री सेल्सियस पर 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग कराकर प्रयोग किया। 18 दिन बाद जब द्रव की जांच हुई तो उसमें सरल अमीनो अम्ल मिले, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक अम्ल। साथ ही शर्करा और नाइट्रोजन क्षार भी मिले। ये सच में एक जादुई नतीजा था। लेकिन मिलर ने अपने प्रयोग में ठीक 800 डिग्री तापमान और टंगस्टन इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग ही क्यों करवाई? ये थोड़ा विशिष्ट नहीं लगता? लगता तो है, पर इसका एक बहुत स्पष्ट कारण था। मिलर प्रारंभिक पृथ्वी पर ज्वालामुखियों की गर्मी और लगातार बिजली कड़कने वाले भीषण वातावरण की हूबहू नकल करना चाहते थे। अच्छा, तो वो स्पार्किंग असल में आकाशीय बिजली का काम कर रही थी। एकदम सही। और परीक्षा के नजरिए से मिलर के प्रयोग में इस्तेमाल गैसों का नाम, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और प्राप्त हुए अमीनो अम्लों की सूची पक्के तौर पर याद रखनी चाहिए। हाँ, गैसों का अनुपात और नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। अब हम विकास के प्रमाणों की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। इस स्लाइड पर एक अद्भुत 3D एक्सरे विजुअल है। इसमें मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख और घोड़े की अगली टांग की हड्डियां एक साथ तुलना के लिए रखी गई हैं। ये तुलनात्मक आकारिकी और शरीर रचना के प्रमाण हैं। हाँ, इन्हें समजात अंग मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। ये वे अंग हैं जिनकी आंतरिक संरचना और उत्पत्ति तो समान होती है, लेकिन उनके कार्य बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ चीजें पकड़ने के लिए हैं चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए और घोड़े की अगली टांग दौड़ने के लिए। सर, क्या आप समझा सकते हैं कि अगर इन जीवों के काम इतने अलग हैं, तो इनके अंगों की मूल संरचना एक जैसी क्यों होती है? ये समान पूर्वज या कॉमन एंसेस्ट्री की ओर इशारा करता है। इसका मतलब है कि करोड़ों साल पहले इन सभी का एक ही साझा पूर्वज था। फिर जैसे जैसे ये अलग अलग वातावरण में गए, इनके अंगों ने अलग अलग काम अपना लिए, पर अंदर की बुनियादी बनावट वही रही। बहुत ही तार्किक बात है। और छात्रों के लिए यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। समजात अंगों की परिभाषा और मनुष्य के हाथ व चमगादड़ के पंख का उदाहरण परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। समवृत्ति अंग और जीवाश्म। यहाँ एक 3D विजुअल में एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास एक प्राचीन जीवाश्म और एक इंसान के पाचन तंत्र के अपेंडिक्स को जूम करके दिखा रहा है। समजात के बिल्कुल उलट होते हैं समवृत्ति अंग। सही कहा। समवृत्ति अंग या एनालॉगस ऑर्गन्स वे होते हैं जिनके कार्य समान होते हैं, परंतु आंतरिक संरचना भिन्न होती है। जैसे कीटों, पक्षियों और चमगादड़ के पंख सब उड़ने के काम आते हैं, पर उनकी बनावट अलग है। और जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण भी तो हैं। हाँ, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, चट्टानों में दबे प्राचीन जीवों के अवशेष जैसे डायनासोर्स या आर्कियोप्टेरिक्स। इसके साथ ही आते हैं अवशेषांग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो अंग पहले काम करते थे पर अब केवल अवशेष रह गए हैं। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कृमि रूपी परिशेषिका, मतलब हमारा अपेंडिक्स। ये हमारे शाकाहारी पूर्वजों में सेल्यूलोज पचाने का काम करता था, लेकिन आज हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है। सर, अगर अपेंडिक्स हमारे शरीर में कोई काम नहीं करता, तो ये इवोल्यूशन के दौरान पूरी तरह से गायब क्यों नहीं हो गया? क्योंकि विकास एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। प्रकृति किसी अंग को तब तक तुरंत नहीं हटाती जब तक कि वो अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा न बन जाए। ये सिकुड़कर छोटा हो गया है और शायद लाखों साल बाद पूरी तरह गायब हो जाए। ये एक बहुत ही रोचक पहलू है। और यहाँ एक स्पष्ट एग्जाम अलर्ट भी है। समजात और समवृत्ति अंगों के बीच का अंतर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ये कंफ्यूजन अक्सर नंबर कटवाता है। बहुत सही बात। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। कुछ और अवशोषी अंग और संयोजक कड़ियां। इस स्लाइड पर 3D में चमकती हुई लोहे की कड़ियां बनी हैं, जो 2 अलग-अलग प्रजातियों को आपस में जोड़ती हुई दिख रही हैं। बहुत ही सजीव विजुअल है। और अन्य अवशेषांगों की बात करें तो हमारी आंख की निमेशक पटल है, जो मेंढक में तो उपयोगी है, पर मानव में सिर्फ एक अवशेष है। अक्कलदाढ़ हो गई। या फिर कीवी और शुतुरमुर्ग के काम न आने वाले पंख। और संयोजक कड़ियां यानी कनेक्टिंग लिंक्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें 2 अलग-अलग वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे विषाणु, जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, जुगलीना, जो जंतु और पौधों के बीच आता है, पेरिपेट्स, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है, और नियोपिलीना, एनेलिडा और मोलस्का के बीच। हाँ, और सबसे मशहूर है आर्कियोप्टेरिक्स, जो पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षियों और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स के बीच की संयोजक कड़ी ही क्यों माना जाता है? इसमें ऐसा क्या खास था? क्योंकि जब इसका जीवाश्म मिला
तो देखा गया कि इसमें पक्षियों जैसे खूबसूरत पंख और चोंच थी, लेकिन उस चोंच के अंदर सरीसृपों की तरह दांत थे और एक लंबी हड्डियों वाली पूंछ भी थी। ये दोनों वर्गों का एक जीता जागता मिश्रण था। ये प्रकृति का अद्भुत प्रमाण है। परीक्षा देने वालों के लिए एग्जाम अलर्ट है। पेरिपेट्स और आर्कियोप्टेरिक्स किन दो वर्गों के बीच की कड़ियां हैं, ये परीक्षा का बहुत ही पसंदीदा सवाल है। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। भ्रूणिकी और भौगोलिक वितरण। यहाँ एक 3D दुनिया का नक्शा है जिस पर मछली, सूअर, कछुए, मुर्गे और मनुष्य के भ्रूण धीरे धीरे अपने वयस्क रूप में बदलते हुए दिख रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये बहुत ही अचंभित करने वाला प्रमाण है। एकदम, अगर आप अलग-अलग जीवों के शुरुआती भ्रूण को देखें तो वो बहुत समान दिखते हैं। इससे पता चलता है कि मनुष्य का विकास मछली जैसे प्राणी से हुआ है। वॉन बेयर ने इसी पर आधारित बायोजेनेटिक नियम दिया था, जिसे 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने प्रतिपादित किया। हाँ, इसे पुनरावृत्ति सिद्धांत या ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी भी कहते हैं। इसके अलावा भौगोलिक वितरण के भी प्रमाण हैं, जैसे शेर और हाथी भारत और अफ्रीका दोनों जगह मिलते हैं, लेकिन जेब्रा और जिराफ केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। सर, ये जो भारी भरकम शब्द है पुनरावृत्ति सिद्धांत, इसका बहुत ही सरल शब्दों में क्या अर्थ है? इसे ऐसे समझिए कि एक भ्रूण अपने 9 महीने के विकास के दौरान अपने पूर्वजों की करोड़ों साल की पूरी विकास यात्रा को एक फास्ट फॉरवर्ड फिल्म की तरह दोहराता है। वो एक तोशिका से मछली जैसा दिखता है और फिर धीरे धीरे इंसान का रूप लेता है। बहुत ही खूबसूरत व्याख्या है। और एग्जाम अलर्ट ये है कि बायोजेनेटिक नियम किसने दिया, अर्नस्ट हैकेल या वॉन बेयर का नाम, और उसका अर्थ क्या है, ये याद रखना अनिवार्य है। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। डार्विन की फिंचेस और प्राकृतिक वर्ण। इस स्लाइड पर 3D में गैलापागोस द्वीप समूह बने हैं, जहां से अलग-अलग आकार की चोंच वाली चिड़िया उड़कर बाहर आ रही हैं। डार्विन की यात्रा विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। बिल्कुल, डार्विन ने अमेरिका के पास गैलापागोस द्वीप की 14 चिड़ियों का अध्ययन किया, जिन्हें हम डार्विन की फिंचे कहते हैं। उन्होंने देखा कि अलग-अलग वातावरण और भोजन के कारण इनकी चोंच में बदलाव आ गए थे। और यहीं से प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत निकला। हाँ, नेचुरल सिलेक्शन। जो जीव अपने वातावरण के सबसे ज्यादा अनुकूल होते हैं, वे ही जीवित रहते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हालांकि ये नाम हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण कहा। डेवनपोर्ट का प्रयोग भी तो इसी का हिस्सा है। बिल्कुल, उन्होंने काले, सफेद और झब्बेदार चूजों पर प्रयोग किया। जमीन पर आसानी से छिप जाने के कारण झब्बेदार चूजे शिकारियों से बचे रहे, जबकि सफेद और काले आसानी से मारे गए। सर, डार्विन की फिंचों की चोंच में ये मौलिक अंतर एक ही पूर्वज से होने के बावजूद अचानक कैसे आ गया? ये रातों रात नहीं हुआ। अलग-अलग द्वीपों पर मिलने वाले भोजन के हिसाब से यह अनुकूलन था। जहां कठोर बीज थे, वहां मजबूत चोंच वाली चिड़ियां बची। जहां कीड़े थे, वहां नुकीली चोंच वाली बची। इसी तरह एक पूर्वज से कई प्रजातियां बन गई। एक बहुत ही जरूरी एग्जाम अलर्ट यहाँ देना चाहूंगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द डार्विन में नहीं बल्कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। छात्र अक्सर इसमें गलती करते हैं। ये बहुत ही सामान्य गलती है। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। अनुकूली विकिरण। यहाँ एक 3D विजुअल में एक मध्य बिंदु से कई अलग-अलग प्रजातियों के तीर बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे ही अनुकूली विकिरण या एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। हाँ, जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होता है, जैसे डार्विन की फिंचें, इसे अपसारी जैव विकास यानी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं। और विकास की गति की बात करें तो छोटे जीवों में ये तेज होती है, जबकि बड़े जीवों में ये बहुत धीमी होती है और इसमें हजारों साल लगते हैं। जैव विकास के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला लैमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद और तीसरा उत्परिवर्तनवाद। लैमार्कवाद फ्रांसीसी वैज्ञानिक जेबी लैमार्क ने 1809 में दिया था। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। क्या अनुकूली विकिरण और समजात अंग एक ही दिशा में इशारा करते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हाँ, दोनों ही समान पूर्वज और अपसारी विकास की ही बात करते हैं। एग्जाम अलर्ट। अनुकूली विकिरण की सटीक परिभाषा और इसका डार्विन की फिंचेस वाला उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। लैमार्कवाद और उसका खंडन। इस स्लाइड में एक 3D एनिमेशन है जहां एक जिराफ ऊंचे पेड़ की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन खींच रहा है और नीचे एक चूहे की कटी हुई पूंछ पर लाल रंग का बड़ा एक्स बना है। लैमार्कवाद का मानना था कि वातावरण का जीवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और अंगों का उपयोग भी।
जिस अंग का ज्यादा उपयोग होता है वो अधिक विकसित हो जाता है, जैसे जिराफ की लंबी गर्दन, और जिसका उपयोग नहीं होता वो लुप्त हो जाता है, जैसे सांपों के पैर। और वे मानते थे कि उपार्जित लक्षण वंशावत होते हैं, मतलब अगली पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन जर्मन वैज्ञानिक बीजमैन ने लैमार्कवाद को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। उन्होंने 21 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी, लेकिन हर बार नई संतान पूंछ के साथ ही पैदा हुई। अगर लेमार्क का सिद्धांत गलत था, तो फिर वास्तव में जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हुई? इसे आगे चलकर डार्विन के प्राकृतिक वर्णन ने सही से समझाया। डार्विन ने बताया कि आबादी में छोटी और लंबी गर्दन वाले दोनों जिराफ थे। जब खाना ऊंचे पेड़ों पर बचा, तो सिर्फ लंबी गर्दन वाले ही संघर्ष में जीवित बचे। बहुत खूब। एग्जाम अलर्ट। लेमार्कवाद का सबसे मजबूत खंडन किसने किया? याद रखें, बीचमैन और उनका चूहों की पूंछ काटने का प्रयोग। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। डार्विनवाद। यहाँ 3D में एक सीप यानी पर्ल ऑयस्टर दिखाई दे रही है, जिसमें से एक ही बार में लाखों अंडे बाहर निकल रहे हैं और उनके चारों ओर जीवन का भीषण संघर्ष दर्शाया गया है। डार्विनवाद का पहला मुख्य बिंदु ही अतिजनन यानी ओवर प्रोडक्शन है। हाँ, हर जीव भारी संख्या में संतान पैदा करता है। जैसे एक पर्ल ऑयस्टर एक बार में 10 लाख अंडे देता है, और फिर शुरू होता है अस्तित्व के लिए संघर्ष। भोजन, आवास और साथी के लिए संघर्ष। यह 3 प्रकार का होता है: अंतजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष और वातावरणीय संघर्ष। बिल्कुल, एक ही जाति के बीच, अलग-अलग जातियों के बीच और प्रकृति के साथ संघर्ष। सर, इन तीनों प्रकार के संघर्षों में से जीवों के लिए सबसे भीषण और कठिन संघर्ष कौन सा होता है? सबसे कठिन होता है अंतरजातीय संघर्ष, क्योंकि एक ही जाति के जीवों की जरूरतें जैसे रोटी, मकान, साथी बिल्कुल एक जैसी होती हैं, इसलिए उनके बीच की प्रतिस्पर्धा सबसे खूंखार होती है। एकदम लॉजिकल। परीक्षा के लिए अलर्ट है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष के तीनों प्रकारों को उदाहरण के साथ समझना जरूरी है। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थ्योरी। इस स्लाइड में 3D में एक इवनिंग प्राइमरोज का फूल बहुत तेजी से खिलता हुआ और अपने रंग रूप को अचानक बदलता हुआ दिख रहा है। डार्विन ने प्राकृतिक विभिन्नताओं की बात की थी कि कोई भी दो जीव समान नहीं होते। हाँ, डार्विन के अनुसार ये विभिन्नताएं ही विकास का मुख्य घटक हैं। प्राकृतिक वर्ण इन विभिन्नताओं का चयन करता है और हजारों साल बाद नई जातियां बनती हैं। लेकिन डार्विन ये नहीं बता पाए कि ये विभिन्नताएं आती कहां से हैं। और यहीं पर ह्यूगो डी व्रीज की एंट्री होती है। बिल्कुल, ह्यूगो डी व्रीज ने इवनिंग प्राइमरोज पर काम करके उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए में आए अचानक और बड़े बदलावों को उत्परिवर्तन कहते हैं। डार्विन की विभिन्नता और डी व्रीज के उत्परिवर्तन में सबसे मुख्य और बुनियादी फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क गति का है। डार्विन का विकास बहुत धीमा, क्रमबद्ध और एक निश्चित दिशा में होता है, जबकि डी व्रीज का उत्परिवर्तन अचानक होता है, बहुत तेज होता है और यह दिशाहीन होता है। ये बहुत स्पष्ट है। एग्जाम अलर्ट। ह्यूगो डी व्रीज ने अपना उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस पौधे पर प्रयोग करके दिया था? उत्तर है इवनिंग प्राइमरोज। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। डार्विन और डी व्रीज में अंतर और हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत। यहाँ एक 3D तराजू है और उसके नीचे एक चमचमाता हुआ गणितीय समीकरण p² + 2pq + q² = 1, p² + 2pq + q² = 1 घूम रहा है। डार्विन की विभिन्नता छोटे परिवर्तन लाती है, जबकि डी व्रीज का उत्परिवर्तन बड़े परिवर्तन। सही। और हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीन की आवृत्तियां समान रहती हैं, बशर्ते कोई उत्परिवर्तन या प्राकृतिक वर्ण ना हो। इसी के साथ संस्थापक प्रभाव या फाउंडर इफेक्ट आता है। जब एक छोटा समूह मूल आबादी से अलग होकर नई जगह जाता है, तो वहां की नई आबादी में जीन की भारी भिन्नता आ जाती है। सर, जीव विज्ञान में इस गणितीय समीकरण की क्या प्रासंगिकता है? यह समीकरण एक आदर्श स्थिति को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि एक आदर्श आबादी में जीन की आवृत्तियां स्थिर रहती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह विकास ना होने की स्थिति को मापता है। एग्जाम अलर्ट। स्लाइड पर दिए गए सटीक समीकरण को याद कर लें और संस्थापक प्रभाव का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लें। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। मानव का उद्भव और विकास। इस स्लाइड पर एक 3D टाइमलाइन है जो 15 मिलियन साल पहले के वानरों के चेहरों से शुरू होकर धीरे धीरे इंसान के शुरुआती खोपड़ियों की ओर बढ़ रही है। मानव विकास लगभग 15 मिलियन साल पहले कपी वंश से हुआ। गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन, ये सब कपी हैं। हाँ, सबसे पहले आए ड्रायोपिथेकस। ये कपी के पूर्वज थे।
गोरिल्ला की तरह चलते थे और शरीर पर घने बाल थे। इनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में मिले। फिर आए रामापिथेकस। ये उपमानव थे। भारत की शिवालिक पहाड़ियों में 1955 में इनके जीवाश्म मिले थे। बिल्कुल, ये 13 करोड़ साल पुराने जीवाश्म थे। ये मनुष्य के समान दिखते थे। दांत और जबड़े मनुष्य जैसे थे, हालांकि लंबाई 4 फीट से कम थी। रामापिथेकस को उपमानव क्यों कहा गया, जबकि ड्रायोपिथेकस को सिर्फ कपी पूर्वज माना गया? क्योंकि रामापिथेकस के दांत और जबड़े पहली बार इंसानों से ज्यादा मिलते जुलते थे। ये इंसान बनने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। समझ गई। एग्जाम अलर्ट। रामापिथेकस के जीवाश्म भारत में कहाँ पाए गए थे? शिवालिक पहाड़ियों में 1955 में। चलिए अब हमारी अंतिम स्लाइड पर नजर डालते हैं। मानव विकास का दूसरा भाग। यहाँ 3D में एक ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ी है जिस पर होमो हैबिलिस से लेकर आधुनिक मानव तक की खोपड़ियां अपनी दिमागी क्षमता यानी सीसी के साथ सजी हुई हैं। होमो हेबिलिस 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व आए थे। इनकी कपाल क्षमता 650 से 800 सीसी थी। ये गुफाओं में रहते थे पर मांस नहीं खाते थे। इन्हें प्रथम टूल मेकर मैन कहते हैं। फिर आए होमो इरेक्टस जिनकी कपाल क्षमता 900 सीसी थी। और फिर निएंडरथल। हाँ, जर्मनी में इनके जीवाश्म मिले। इनकी कपाल क्षमता 1400 सीसी थी। ये जानवरों की खाल पहनते थे और मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। और आखिर में आधुनिक मानव होमो सेपियंस, जो 75,000 से 1 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग के दौरान अफ्रीका में विकसित हुए। कपाल क्षमता 1300 से 1600 सीसी। विकसित ठोड़ी, बोलने का पूर्ण केंद्र और 10,000 साल पहले इन्होंने कृषि शुरू कर दी। होमो हेबिलिस को विशेष रूप से प्रथम टूल मेकर मैन क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने पहली बार केवल पड़े हुए पत्थरों से जानवरों को भगाने के बजाय जानबूझकर शिकार करने और काम के लिए औजार बनाने शुरू किए थे। ये एक बड़ा एवोल्यूशनरी जंप था। एग्जाम अलर्ट। सभी मानव पूर्वजों की कपाल क्षमता और किसने सबसे पहले मृतकों को दफनाना शुरू किया, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये था हमारा पूरा सफर। कैसे एक बिना वायुमंडल वाले सुलगते हुए ग्रह पर रसायनों से जीवन की शुरुआत हुई और कैसे प्राकृतिक वर्ण तथा उत्परिवर्तन के जरिए एक साधारण सेल से लेकर 1400 सीसी दिमाग वाले आधुनिक मानव का निर्माण हुआ। सच में ये विकास की एक अविश्वसनीय और निरंतर यात्रा है। और इसी निरंतर यात्रा से जुड़ा एक विचार मैं सभी के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर विकास एक कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है तो आज से 1 मिलियन साल बाद इंसान कैसा दिखेगा? क्या हमारे गैजेट्स और भारी तकनीक के कारण हमारा दिमाग और बड़ा हो जाएगा, या शारीरिक मेहनत खत्म हो जाने के कारण हमारे शरीर के कुछ और अंग अवशोषी अंग बन जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। इस विषय पर खुद भी गहराई से सोचें। इस शानदार और ज्ञानवर्धक सत्र में हमारे साथ जुड़ने